हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर एज के बारे में। अफ्रीका ने एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोपलैंड के बारे में क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने एईडब्ल्यू ज्वाइन किया और उनका क्या स्टेटमेंट रहा है एईडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ जेट कारगिल के बारे में। क्या रीज़न है उन्होंने एईडब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रीन्यू नहीं किया, फिर रीसाइन नहीं किया। मैं उसके बारे में पूरा बात करने वाला हूँ। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ डब्ल्यूई के 2024 के अर्ली पेपर व्यूज के बारे में, कब होने वाला है और कब होने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूई से जुड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे डब्ल्यूई से जुड़ी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ डब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर एज के बारे में या फिर कर लें एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोपलैंड के बारे में, क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने एईडब्ल्यू ज्वाइन किया। तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं मेन रीज़न क्या वजह है। उनका मेन रीज़न है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियन केज, मेन रीज़न वही बने हैं जिसकी वजह से उन्होंने एईडब्ल्यू ज्वाइन किया। और उनकी जो डॉटर्स हैं, उनके जो डॉटर्स हैं, उन्होंने ये कहना था कि मैं इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि मेरी डॉटर्स ये चाहती थी कि मैं एईडब्ल्यू के अंदर जाके अंकल जे मतलब क्रिश्चियन केज के साथ जाऊँ और उनके साथ फ़न करूँ। तो यहाँ पे उनके डॉटर्स का ये कहना था कि भाई मेरे फादर, मेरे डैड्स, आप जाइए एईडब्ल्यू के अंदर और जो अंकल जे हैं मतलब क्रिश्चियन केज हैं उनके साथ आप मज़े लीजिए, फ़न कीजिए। तो इसलिए उनके डॉटर्स का एक रीज़न ये भी है। साथ में कह सकते हैं भाई ये चीज़ रीज़न वैलिड है, लेकिन इसके बाद फिर एक रीज़न और भी है किस तरीके से उन्होंने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पे कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं बता दूँ एईडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद डब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर या फिर कह लें एडम कोपलैंड का क्या रिएक्शन रहा। तो देखा जाए तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे एक तरीके से पोस्ट डाला है। मैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। तो देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि जैसे आप सभी को पता है कि मैं अब डब्ल्यूई के साथ नहीं हूँ, मेरा नया घर जो है एईडब्ल्यू हो गया है, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। और जो कि नया मेरा पूरा रोस्टर है वो पूरा नया है और सब लोग कुछ फैमिलियर फेसेस हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के साथ अगेन काम करना चाहता हूँ, दोबारा काम करना चाहता हूँ। कुछ नए चैलेंजेज होंगे, कुछ नए करियर में आने वाले नए चैलेंजेज होंगे, मैं इन सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ऐसे कोई भी चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैंने डब्ल्यूई के अंदर नहीं काम किया हो। मैंने 25 सालों तक डब्ल्यूई के अंदर काम किया है। डब्ल्यूई को मैं लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और डब्ल्यूई कंपनी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो उन्होंने किया वो सब उन सब के लिए मेरे लिए शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चीज़ उन्होंने मुझे रोड मैप तैयार करके दिया उस सभी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे हार्ड वर्क किया। हम दोनों ने मतलब डब्ल्यूई और मैंने खुद हार्ड वर्क किया जिसका रिजल्ट आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे जो वंडरफुल लाइफ दिया, मतलब उन्होंने कहा कि जो डब्ल्यूई ने एक उनका ऐसी पार्टनर दिया, ऐसी ओमेंस दी है जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली चला रहा हूँ। मतलब बेथ फिनिक्स के बारे में बात करें कि डब्ल्यूई का एक ऐसी वुमेन जो दिया है मेरी लाइफ में अभी चल रही है। साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बात की और कहते हैं कि भाई मैं वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो कि अभी डब्ल्यूई के अंदर नहीं अवेलेबल हैं, जो कि मैं बाहर जाके काम कर सकता हूँ। मैं और अभी भी डब्ल्यूई के जितने सुपरस्टार मेरे फ्रेंड्स डब्ल्यूई के अंदर हैं, मैं उन सभी को अभी भी सपोर्ट करता रहूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये पुरानी मेंटालिटी छोड़ दो जो कि पुराने वाले समय में होती थी कि एक ही कंपनी के साथ बने रहो। बस ये है कि मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, मैं फ्रेश एयर में जाना चाहता हूँ, स्मोक करना चाहता हूँ। बस मुझे यही समझ आता है कि भाई रेसलिंग है जो कि रेसलिंग फ़न करना चाहिए, और मैं फ़न करने के लिए देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ डिफ़िकल्टी परफॉर्म होता है भाई, कहीं जाना तो डिफ़िकल्ट होता ही, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से अन्य जो इंडस्ट्री है किस तरीके से मेरे लिए काम करती है, मेरे लिए बेटर चॉइस है, तो मैं उसके लिए ज्वाइन करता हूँ। और रेसलिंग मेरी फ़ैन है तो मैं उसको करता रहूँगा, क्योंकि ये फ़न है तो मैं कर रहूँगा। और ये एक तरीके से प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करने रेसलिंग करने के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ कहा, उसके बाद कहा कि मैं गेस करता हूँ किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों को कर सकूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे हार्ड वर्क को। मेरे आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए काफ़ी थैंक यू। उसके बाद फिर यू स्टिल कैन नो मैटर व्हाट द इंडस्ट्रियल और जो भी कुछ होगा मैं नहीं समझता, बिकॉज आई स्टिल वेस्ट माई एस ब्रिटेन। उन्होंने कहा कि मैं वो सारी चीज़ें करता रहूँगा जो मैं अभी तक करता आया हूँ और मैं फ़न करूँगा क्योंकि मुझे ट्रस्ट है। और एक तरीके से उन्होंने कहा भी कि अब मेरा जो रिंग होने वाला है वो एईडब्ल्यू का रिंग होने वाला है, जो कि उन्होंने कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो कह सकते हैं भाई एज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरी लाइफ बताया कि मैं डब्ल्यूई के साथ भले नहीं हूँ लेकिन इसके बाद मैं डब्ल्यूई को रिस्पेक्ट करता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया, और मेरा अब जो नया घर है वो एईडब्ल्यू है, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बात करूँ जिस तरीके से एईडब्ल्यू ज्वाइन करने के बाद जो रेटेड आर सुपरस्टार का ट्रेडमेंट मार्क है, जो
ट्रेड मार्क है वो अब WWE के पास क्यों नहीं है। दरअसल उनके पास 2020 के अंदर ही इस चीज़ को खो दिया था, मतलब 2020 के अंदर उन्होंने रीन्यू ही नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका ट्रेड मार्क जो है रेटेड आर सुपरस्टार का ये चीज़ खो चुका है। तो भाई कोपलैंड की बात, मतलब एडम कोपलैंड के पास ये काफ़ी अच्छा चांस था, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को खोने नहीं दिया चांस, और उन्होंने अपना ही नाम लेके चले गए, मतलब रेटेड आर सुपरस्टार अब उन यहाँ पे भी मतलब AEW के अंदर भी रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। एडम कोपलैंड, या फिर कह लें एज के बारे में। वहीं मैं बात कर लूँ एज ने किस तरीके से और कई सारे नाम अपने जुड़ाए हुए हैं, मतलब अपने नाम के साथ ट्रेडमार्क में लाया है, जो कि उन्होंने फाइल की है। मतलब कोपलैंड ने खुद को फाइल किया ट्रेडमार्क, जैसे कि लिगलेट, कोप, द रॉफ, इकोनोक्लेस्ट, इन सभी नामों को एक तरीके से मर्चेंटाइल और एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, जो कि कह सकते हैं भाई एज के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं बात करूँ जेड कारगिल के बारे में, क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने AEW को री-साइन नहीं किया, मतलब उन्होंने WWE ज्वाइन कर लिया। तो उसके बारे में खुद एक तरीके से टोनी खान बात करते हुए बताया कि भाई मैं जेड कारगिल के साथ एक तरीके से नेगोशिएशन में था, मैं बात कर रहा था किस तरीके के बारे में कि उनके साथ मैं एक कॉन्टैक्ट रखता हूँ, और जो पिछला वाला कॉन्टैक्ट था उससे मैं बिगर, मतलब उससे बड़ा भी कॉन्टैक्ट रखता था उनके सामने, और मुझे लगा था कि यहाँ पे बातें वगैरह चल रही हैं, वो सोच वगैरह रही हैं। तो उन्होंने एक तरीके से कहा, मतलब जेड कारगिल का ये कहना था कि मुझे और भी बड़ा चाहिए, मुझे और बड़ा कॉन्टैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो टोनी खान होते हैं वो ठीक है, वो दोबारा जाते हैं, मतलब उससे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं। उसका लगता है कि हाँ ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो ही जाएगा, लेकिन जेड कारगिल ने उस ऑफ़र को ही ठुकरा दिया। और वो ऑफ़र जो था, मतलब जो जेड कारगिल डिमांड करी थी, जितना पैसा या फिर जितना अमाउंट में पैसा डिमांड करी थी, उससे ज़्यादा का अमाउंट था। सोचिए, तो मतलब यहाँ से लग रहा है कि भाई जेड कारगिल का पूरा मन बना लेते कि मुझे AEW के साथ अब काम नहीं करना है, और उनके साथ पूरा पूरा मन था कि वो WWE के साथ का काम करने वाली हैं। तो यहाँ से एक तरीके से टोनी खान ने खुद मीडिया में बात करते हुए इस चीज़ को बताया कि भाई मैंने जेड कारगिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, उन्होंने रिजेक्ट किया, मैंने उससे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले गया जो उन्होंने मांगा था, मतलब ऐसे जितना अमाउंट मांगा था उससे भी ज़्यादा, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू नहीं किया गया। तो भाई क्या ही करें, अब जेड कारगिल का मन है तो जेड कारगिल ही जानती हैं कि क्या रीज़न है जिन्होंने AEW के बजाय WWE को साइन किया, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ जेड कारगिल के लिए अच्छी बात है। वहीं मैं आज की वीडियो का लास्ट स्टोरी की बात करूँ, वो जो है WWE के आने वाले साल, मतलब 2024 के अंदर जो पेपर व्यूज़ को अभी तक WWE ने अनाउंस किया है, मैं उसके डेट और रेवेन्यू कहाँ होने वाला है मैं उसके बारे में बता दूँ। तो देखा जाए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 27 जनवरी को रॉयल नंबर, वो भी फ्लोरिडा के अंदर, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ स्टेडियम काफ़ी अच्छा है। उसके साथ हमें जो देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 24 फरवरी को देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं भाई इसका स्टेडियम काफ़ी शानदार है पर्थ के स्टेडियम के अंदर। वहीं जो रेसलमेनिया 40 आपको देखने को मिलेगा फिलाडेल्फिया के अंदर, ये हमें अप्रैल 6 और 7 को देखने को मिलेगा, मतलब सेम नाइट। अगर इन सभी स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी स्टेडियम, मतलब तीनों स्टेडियम, जैसे कि फ्लोरिडा का स्टेडियम है, साथ ही पर्थ का स्टेडियम है, और फिलाडेल्फिया का जो स्टेडियम है, भाई वाकई में काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी शानदार है। और ये अगर इन तीनों की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास है। तो कह सकते हैं भाई जो इन तीनों आप पेपर व्यू देखेंगे वो पूरी तरीके से खचाखच भरा रहने वाला है, जो कि कह सकते हैं भाई इन तीनों के लिए, मतलब रॉयल नंबर, एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया 40, इन तीनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी WWE इन्फॉर्मेशन पूरा देखने के लिए मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।